Very good morning and welcome, my dear students, to the English class of +1 standard. अभी तक हम लोग सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर को 3 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका 4th और फाइनल पार्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उस 4th पार्ट को डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा कि कैप्टन गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ अराउंड द वर्ल्ड वॉयज के लिए निकले हैं। रास्ते ऑन द देयर जर्नी क्या होता है, 2 जनवरी को एक बड़ी सी लहर उनकी नाव के साथ टकरा जाती है, जिसके कारण उनका स्टारबोर्ड साइड जो है, वेव वॉकर नाम की जो उनकी शिप है, उसका स्टारबोर्ड साइड दाईं साइड सारी की सारी डैमेज हो चुकी है। और 3rd और 4th जनवरी को बताते हैं कि किस तरह से वो उस रफ वेदर का सामना करते हैं, इतनी बुरी तरह से उनकी डैमेज्ड शिप के साथ ही। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि धीरे धीरे अब उन्होंने तूफान का सामना कर लिया है। 4th जनवरी का दिन भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब हम उसके आगे चलेंगे। पेज 16 की लास्ट लाइन से, आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड, कहते मैंने विंड स्पीड पे काम किया। चेंज ऑफ कोर्स, रास्ता बदल करके क्या परिवर्तन आएगा। ड्रिफ्ट एंड करंट, करंट हुआ जलधारा और ड्रिफ्ट हुआ बहाव के साथ बह जाना। तो बोलने का क्या मतलब है कि मैंने जो भी सारे फैक्टर्स हमारी स्थिति को प्रभावित कर सकते थे उन सबको कैलकुलेट किया। मैंने देखा कि विंड का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर रास्ता बदल दिया जाए नाव का तब क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर नाव पानी के बहाव में बह जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा, या जल धाराओं का क्या प्रभाव पड़ेगा। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन, किस चीज़ के लिए, अपनी पोजीशन समुद्र में अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए मैंने इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, डिटरमाइन करना पता लगाना, वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। कहते बस मैं इतना पता लगा सका कि हम लोग कहीं 1,50,000 किलोमीटर के विस्तृत ओशन में है, महासागर में है, और 65 वर्ग किलोमीटर चौड़े एक आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। मतलब जहां लाखों में समुद्र का फैलाव है, लाखों किलोमीटर्स में, वहां सिर्फ 65 किलोमीटर की चौड़ाई वाले आइलैंड को हम ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, सू बहुत पेन के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ चलते हुए आई। जॉइंड मी, वो भी मेरे साथ शामिल हो गई, मतलब मेरे साथ बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, कहते उसके सर का बायां हिस्सा जो था वो बहुत सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, कहते और उसकी जो आंखें थी वो ब्लैकन हो गई थी, काली पड़ गई थी। नैरोड टू, और वो संकरी हो गई थी। टू स्लिट्स, मतलब पहले बोला है लेखक ने कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी बच्ची की, लेकिन अब उन आंखों की जगह क्या बच गया है, हल्की हल्की स्लिट्स, हल्की हल्की दरारें ही बच गई हैं। इतनी सूज गई हैं उस बच्ची की आंखें कि आंखें खुल नहीं रही हैं, हल्की सी दरारें बची हैं आंखों की जगह। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, बच्ची ने मुझे वो कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, कैरिकेचर्स सॉर्ट ऑफ कार्टून्स जिसको बोलते हैं, अजीब अजीब शक्लें हाथ से बनाना, वो कैरिकेचर्स। कहते उस कार्ड के फ्रंट पर, सामने वाले हिस्से पर कैरिकेचर्स, कार्टून्स बने थे ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, मैरी और मेरे कार्टून्स बने थे और उस पर शब्द लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, कहते ये रहे कुछ मजाकिया लोग। डिड दे मेक यू लाफ, कहते क्या इनको देख करके आपको हंसी आई। आई लाफ्ड अलॉट एज वेल, कहते मैं भी बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज भी था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कहते ओ मैं कितना प्यार करती हूँ आप दोनों को। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, कहते और ये कार्ड इसीलिए है कि, आपको थैंक यू कहने के लिए है, और इसके साथ ये कहने के लिए है कि चलिए बेहतरीन की उम्मीद करें, बेस्ट चीज़ की उम्मीद करें। समहाउ वी हैड टू मेक इट, कहते किसी भी तरह हमें इस सारी चीज़ का सामना करना होगा। तो बड़े बच्चे भी अपनी अपनी जगह पर किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ तालमेल बिठा रहे हैं,
एक छोटा सा बच्चा, लड़का जॉनथन, वो कहता है कि हम लोग मरने से भी नहीं डरते अगर हम इकट्ठे हैं तो। और दूसरी तरफ बच्ची है जो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड है, उसकी आंखें सूज गई हैं, माथा सूज गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स को इजी करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उस तरह के कैरिकेचर्स बनाती है और उनसे बात करने के लिए आती है और उनको थैंक यू बोलती है और उनको ढाढ़स बंधाती है कि किसी भी तरह हमें इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। अब इस चैप्टर का जो आखिरी सेक्शन है, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड, मैंने चेक किया, फिर से चेक किया, माई कैलकुलेशंस, अपनी गणनाओं को चेक किया, रीचेक किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कैंपस कंपस। कंपस होता है समुद्र के बीच में दिशा का पता लगाने के लिए जो यंत्र होता है। कहते हमारा जो मुख्य दिशा बताने वाला यंत्र था हम उसे खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर। स्पेयर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में। स्पेयर का अर्थ है वैकल्पिक, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। मैग्नेटिक हुआ चुंबकीय, वेरिएशंस भिन्नता। कहते हमारे पास एक स्पेयर कंपस था, दिशा बताने वाला यंत्र था, लेकिन वो चुंबकीय प्रभावों के लिए करेक्टेड नहीं था, यानी कि चुंबकीय प्रभावों से बाहर नहीं था। आई मेड एन अलाउंस, कहते इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अलाउंस रख लिया, छूट रख ली फॉर दिस, मतलब मैग्नेटिक वेरिएशन के हो सकती थी, इसलिए उसमें मैंने कुछ हिस्सा जो था वो स्पेयर रख लिया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस प्रभाव ऑफ वेस्टर्ली पश्चिमी करंट्स, जल धाराएं, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। कहते हैं और उसके साथ साथ मैंने इस चीज़ का भी अनुमान लगाने की कोशिश की कि पश्चिमी जल धाराएं जो हिंद महासागर के इस हिस्से में बहा करती थी उनका क्या प्रभाव रहेगा हमारी गति के ऊपर या हमारे पहुंचने के ऊपर। अबाउट 2 PM, दोपहर के 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं वापस डेक पर गया। डेक में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, उस शिप के फोटोग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि शिप का ऊपर वाला खुला हिस्सा जो होता है उसको डेक कहा जाता है। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। स्टीयर करना यहाँ मोड़ देने के लिए है। कहते दोपहर 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी को रास्ता बदलने के लिए कहा कि 185 डिग्री वो रास्ता बदल दे, 185 डिग्री पर घूम जाए। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली होंगे, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद अ कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, आई डिड नॉट फील। कहते उसको तो मैंने कन्विक्शन दिखाई, लेकिन वो ऐसी कन्विक्शन थी जिस पर मुझे यकीन नहीं था। मतलब उसको तो मैंने पूरे दृढ़ निश्चय से कहा कि अगर हम भाग्यशाली रहे, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो ज़रूर हम शाम को 5 बजे उस आइलैंड पे, उस टापू पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ मैंने, जिस दृढ़ निश्चय के साथ मैंने उसको बताया, वो भरोसा मुझे खुद को नहीं था। मतलब वो डाउटफुल है कि हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर बड़े ही भारी मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक। कहते अपने बंक भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक उभरी हुई जगह रेस्ट करने के लिए। मैं अपने बंक पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली बड़ी हैरानी से, कहते बड़ी हैरानी की बात है, डॉज ऑफ करना होता है झपकी आ जाना, नींद आ जाना। कहते बड़ी हैरानी की बात है कि मुझे नींद आ गई, मतलब बड़ी टेंशन है। उस टेंशन में भी उसको नींद आई है क्योंकि 2 दिन से लगातार कोई रेस्ट नहीं मिला है, तो उसे नींद आ गई होगी। When I woke it was 6 PM, कहते जब मैं उठा तो शाम के 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, कहते मैं समझ गया कि शायद हमने वो आइलैंड को मिस कर दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, कहते और वो जो सेल हमारा बचा था, वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, तो पक्की बात थी कि पश्चिमी पवन का सामना हम उस सेल के साथ तो कर ही नहीं सकते थे। इस बात की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ टाउजलेट हेड, टाउजलेट सूजा हुआ, फूला हुआ, उभरा हुआ, हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कहते एक सूजा हुआ सिर मेरे बंक के पास दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। और पीछे से कौन बोलता है, कहते कैन आई हैव अ हग, कहते क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू बिल्कुल उसके पीछे थी। दैट मीन्स दोनों बच्चे अपने फादर को हग करने के लिए वहां उनके बंक के पास आए हैं।
वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्ट। कहते मैंने पूछा कि मुझे हग मिल किस लिए रहे हैं, मुझे किस लिए तुम लोग गले लगा रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने जवाब दिया, क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया के बेहतरीन डैडी हैं और इस दुनिया के बेहतरीन कैप्टन भी हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब उसको लग रहा है कि शाम 5 बजे तक हमने पहुंच जाना था आइलैंड पर, तो अभी तो 6 बज गए हैं, आइलैंड का कहीं कोई पता नहीं है। तो लेखक बेटे को कहता है कि शायद जॉन आज ये सच नहीं है, इस बात का मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट होता है गंभीर वॉइस, आवाज। कहते सू बड़ी गंभीर आवाज में कहती है, कहती क्यों? आज भी ऐसा ही है। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। वॉट, आई शाउटेड। कहते मैं खुशी से चिल्लाया। कहते क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। कोरस हमने फर्स्ट चैप्टर में ही भी किया था, जहाँ बच्चे मंदिर में बैठ करके कोरस में प्रार्थना गाया करते थे। तो कोरस में एक साथ मिल करके, कहते बच्चों ने एक साथ मिल करके कहा, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। कहते वो आइलैंड बिल्कुल सामने है हमारे। एज बिग एज अ बैटलशिप, बैटलशिप युद्ध पोत। कहते वो इतना बड़ा है जितना कि कोई बैटलशिप होता है, युद्ध के समय जो बड़े बड़े जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उतना बड़ा आइलैंड है। आई रश्ड ऑन द डेक। कहते भाग करके मैं डेक पर गया। एंड गेज, गेज का ना देखना, विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आयल एम्स्टरडम। कहते और आयल एम्स्टरडम नाम का वो जो टापू था, उसकी बाहरी आउटलाइन को मैं देखने लगा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक, वॉल्केनिक, वॉल्केनिक होता है ज्वालामुखी रॉक। कहते ये एक छोटा सा टुकड़ा था ज्वालामुखी चट्टान का, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसमें थोड़ी सी वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। कहते दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड। नेचुरल है, इन लोगों की जान बच रही है, तो इनके लिए शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई आइलैंड हो ही नहीं सकता है। वी एंकर्ड ऑफ शोर, ऑफ शोर होता है किनारे से दूर। कहते हम लोगों ने एंकर करना, लंगर डालना, मतलब शिप को रोक देना। कहते हम लोगों ने फॉर द नाइट, रात भर के लिए किनारे से दूर ही लंगर डाल दिया, शिप को रोक दिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स निवासी ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। कहते और अगली सुबह वो जो 28 के 28 निवासी थे उस आइलैंड के, वो हमारा अभिवादन, हमारा वेलकम करने के लिए आए और हमारी मदद की उन्होंने किनारे पहुंचने के लिए। 28 इनहैबिटेंट्स क्यों है वहां पर? क्योंकि वो फ्रांसीसियों का वैज्ञानिक शोध केंद्र है वहां पर। विद लैंड under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful, खुश, optimistic, आशावादी, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस बहुत ज्यादा तनाव। कहते जब मेरे पैरों के नीचे एक बार फिर से जमीन थी, तो मेरे दिमाग में आए लैरी और हर्बी, जो हमेशा खुश रहे और आशावादी रहे इतने ज्यादा तनाव में भी। एंड ऑफ मैरी, उसके बाद मुझे ख्याल आया मैरी का, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। कहते मैरी जो लगातार स्टीयरिंग पर बैठी रही, क्रूशियल होता है निर्णायक या संकट से भरे हुए। कहते लगातार बैठी रही व्हील पर, उन निर्णायक समय में, उस निर्णायक समय में, उस चिंताजनक समय में लगातार वो व्हील पर बैठी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, कहते इनसे भी सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मेरे दिमाग में आई वो 7 साल की बच्ची, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो नहीं चाहती थी हमें चिंतित करना, अबाउट अ हेड इंजरी, सिर में लगी हुई चोट के बारे में। विच सब्सिक्वेंटली बाद में, टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रेकरिंग, रेकर करना होता है बार बार होना, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट होता है खून का जम जाना, बिटवीन स्किन एंड स्कल। कहते वो सिर की इंजरी जिसके लिए बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए, जिससे कि स्किन और खोपड़ी के बीच में बार बार जो वो खून जम जा रहा था उसको रोका जा सके। दैट मीन्स वो बच्ची जिसको इतनी चोट लगी थी, 6 उसके ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद में, वो बच्ची भी उस समय नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता को चिंतित करे। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, कहते और फिर मुझे याद आई 6 साल के उस लड़के की, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से भी नहीं डरता था। इसी के साथ
हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, जो हमें बताता है कि ऑप्टिमिज्म, आशावाद जो है बुरे से बुरी स्थिति में भी हमें उभार सकता है, और अगर हम निराशावादी हो जाएं तो किसी भी स्थिति में हम उस स्ट्रेस से, उस क्रिटिकल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स पर हल्की सी नज़र आप डाल लें। ड्रिफ्ट, करंट, कैरिकेचर्स, कंपास, मैग्नेटिक वेरिएशन, अलाउंस, कन्विक्शन, टाउजलेट, मैटर ऑफ फैक्ट, बैटलशिप, volcanic, optimism, diarist, crucial, recurring। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था। सेकंड पार्ट है कि वो जो मैंने आपको भी कहा था ग्रुप में देखने के लिए कि आप देखें इसका आंसर क्या होना चाहिए। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। कहते कैप्टन ने क्या स्टेप्स लिए टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। पानी के शिप के अंदर आने पानी को शिप के अंदर आने से रोकने के लिए कैप्टन ने क्या कदम उठाए हैं, ये बताना है इसमें हमें। तो इसका आंसर रहेगा द कैप्टन ट्राइड टू कवर। कहते कैप्टन ने कोशिश की कवर करने की द गैप, उस गैप को, वो जो फटियां तख्ते टूटे थे उसका गैप को, यूजिंग कैनवस, कैनवस का इस्तेमाल करके। ही फिक्स द कैनवस विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज एंड हैमर। कहते उसने क्या किया, कैनवस फिक्स कर दिया हैमर के साथ और स्क्रूज के साथ, टू चेक द फ्लडिंग इन ऑफ वाटर इन द शिप, ताकि वो पानी के बहाव को शिप के अंदर आने से रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। कहते वॉयजर्स की, यात्रियों की 4 और 5 जनवरी को कैसी मानसिक स्थिति रही है। तो वो तो बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेस वाली स्थिति रही है उन लोगों की। On 4th and 5th of January, the voyagers were under continuous stress। कहते 4 और 5 जनवरी को वो जो यात्री थे वो लगातार तनाव में थे। They had to pump out the water। कहते उन लोगों को पानी बाहर निकालना पड़ रहा था, and also had to face rough weather। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वो जो बुरा मौसम था उसका भी सामना करना पड़ रहा था। Question number 3, describe the shifts in narration of the events as indicated in the 3 section of the text। Give a suitable सबटाइटल टू ईच सेक्शन। कहते ये जो चेंज ऑफ नरेशन है, 3 हिस्से हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल के पूरे चैप्टर के। उन 3 हिस्सों में क्या क्या चीज़ें अलग अलग डिस्कस की गई हैं, और उनको सब टाइटल भी आपने इशू करना है सुटेबल। तो बड़ी स्वाभाविक बात है, सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें वो वेव आकर के टकराई है शिप के साथ, तो इसके लिए हम इसका पहला सब टाइटल इसको दे सकते हैं डिजास्ट्रस वेव। इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नरेशन, कहते ये जो नरेशन का पहला हिस्सा है, द शिप इज हिट बाय अ ग्रेट वेव। एक बड़ी सी लहर जो है वो शिप को हिट कर देती है। दूसरे सेक्शन में क्या हुआ है, फेसिंग द सी, उसका हम सब टाइटल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्रेस के बावजूद, इतने नाव को डैमेज हो गया उसके बावजूद भी बड़ी ब्रेवरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उन लोगों ने सी को फेस किया है, समुद्र को फेस किया है। द सेकेंड सेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ दे सेव देयर शिप। कहते दूसरा हिस्सा डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी शिप को बचाया एंड फेस द डायरेस्ट स्ट्रेस, और वो जो बहुत ज़्यादा तनाव था उसको भी फेस किया। और लास्ट और फाइनल सेक्शन में क्या हुआ है, तीसरे सेक्शन में उन्होंने विजय प्राप्त की है उस सारी मुसीबत के ऊपर, तो उसका सब टाइटल हो सकता है विक्ट्री। द थर्ड एंड फाइनल सेक्शन इज अबाउट देयर फाइनल रेस्क्यू। कहते तीसरा और फाइनल सेक्शन जो है वो है उनके आखिर में किस तरह से बचाव हुआ है एंड रिलीफ, किस तरह से उनको राहत हुई है। और बाकी जो एक्सरसाइज का पार्ट बच गया है वो हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।